स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरन गोस्वामी। आज से हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4, ठीक है। देखो, इसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा मेनली पार्ट 1 वीडियो है। ऐसे आपको पार्ट वाइज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और आपको फिर पूरा अध्याय एक वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन आप लोग हर एक पार्ट को देखते रहिए, तब उसको देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो आपका पहला जो है टॉपिक वो है चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना। लेकिन आप लोग अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को खूब लाइक कीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। देखो, पहले हम लोग समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना। मतलब चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है और चुंबक का मतलब क्या क्या गुण होता है, मतलब ये कैसे काम करता है, ये सब समझने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंतर्गत यही सब सीखना है। देखो, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, मतलब अगर हम एक मैग्नेट रख दें और उसके चारों तरफ का क्षेत्र, ठीक है, जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर चुंबकीय बल का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा मैग्नेट यानी कि चुंबक, बहुत बार देखे होंगे। जब आप लोग ऐसे चुंबक को रखते हो और यहाँ बात किया गया है चुंबकीय सुई को लाया जाता है। आप ऐसे घर प्रैक्टिस किए होंगे, ऐसे चुंबक रखते हो तो चुंबक के पास किसी लोहा को लाते हो, ठीक है, तो वो इसको आकर्षित कर लेता है, ठीक है, आकर्षित कर लेता है। तो वही कह रहा है कि किसी चुंबक के, एक चुंबक मान लो ये है, और चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, मतलब इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को, मतलब कोई चुंबकीय सुई है, अगर हम उसे इसके क्षेत्र में लाएं तो चुंबकीय बल का अनुभव होता है, यही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब जहां हमें चुंबकीय बल का अनुभव है उसे चुंबकीय क्षेत्र, अगर जहां हमें वैद्युत बल का अनुभव होता है वहां वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो मतलब यही है कि अगर आप वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करें, मैंने पढ़ा दिया है, बता सकते हो, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां से किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित किया जा सकता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर, किसी चुंबकीय सुई को लाने पर चुंबकीय बल का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। यहां आपका चुंबकीय क्षेत्र का टॉपिक तो समझ में आ गया होगा। और अगला हमारा टॉपिक है, देखो टॉपिक नहीं है, इसी को मैं आप लोगों को चुंबक के बारे में समझाने वाला हूं। पहले आप लोग चुंबक के बारे में ध्यान से समझ लो, क्योंकि ऐसे ये लेसन ही चुंबक से बना हुआ है, ठीक है। तो पहले चुंबक के बारे में ध्यान से समझ लो, फिर हम लोग बहुत सारे नियमों को देखने वाले हैं। देखो, हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक है। अगर बात की जाए, हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक है, क्योंकि अगर हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो ये भी एक चुंबक है, ठीक है। यही कारण है कि हम जब किसी स्थान पर किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, मतलब किसी स्थान पर अगर हम चुंबकीय सुई, जो मैंने बात किया है, उसको हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, मतलब ऐसे हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक उसे लटका दें, ठीक है, मतलब उसे हिलने डोलने ना दे, उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, तो वह सदैव उत्तर से दक्षिण की दिशा में आकर ठहरता है। तो वो जो सुई होगा स्टूडेंट, वो सदैव उत्तर से दक्षिण की दिशा में आकर ठहरेगा। आप अगर प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई चुंबकीय सुई हो और उसे लटका दो जब तक वो मतलब शांत ना हो जाए, स्वतंत्र अवस्था में ना आ जाए, तब तक, ठीक है, तो वो जो होगा उत्तर से दक्षिण की दिशा में आकर लटक जाएगा, ठहरेगा, मतलब एकदम शांत हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की दिशा में, ठीक है। और सुई का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर होता है। अगर बात की जाए तो जो सुई होता है, चुंबकीय सुई, उसका अगर बात किया जाए उत्तरी ध्रुव, ये जो है ना उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर, मतलब जो उत्तरी ध्रुव होगा वो उत्तर की ओर, तथा ये जो दक्षिणी ध्रुव है ये दक्षिण की ओर होगा। देखो, दो ध्रुव होते हैं एस एंड पी। अगर एक चुंबक की बात की जाए तो उसमें दो ध्रुव होते हैं, एस एंड पी, और एस मतलब साउथ और एन मतलब नॉर्थ, उत्तर और दक्षिण, ठीक है, यही दोनों होते हैं, और एन और एस होते हैं। तो मतलब यही है कि दक्षिण ध्रुव जो होगा दक्षिण की ओर होता है, और ये
और उत्तर ध्रुव उत्तर की ओर। आप लोग थोड़ा भी मतलब देखो, इससे स्पष्ट है कि किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को मतलब वैसे ही समझा देता हूं, ठीक है। देखो जैसे मैंने समझाया है, अगर ऐसे ही समझ लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हाँ, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, आप लोग ऐसा कह नहीं पाओगे कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ऐसा जैसा मैंने बताया नहीं, ऐसे नोट कर लो, बगल में कॉपी रखो, पेन रखो, एनसीईआरटी बुक रखो, कोई बुक रखो फिजिक्स का, और देखा करो और उसे नोट भी कर लो, ठीक है। देखो चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना आप हेडिंग डाल लो और अच्छे से नोट करना स्टार्ट कर दो। यहां तक पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ये सब आपको चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना में लिखना है। मतलब कुछ चुंबक के बारे में आप लोग जाने, नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र जाने, नंबर 2 ये दक्षिण से, देखो यहां आप लोगों ने देखा कि सुई का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर तथा दक्षिण ध्रुव दक्षिण की ओर होता है, और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ये सब तो समझ में आ गया। ये सब अगर कोई पूछ ले तो बता सकते हो, बता दोगे। अगर एक बार ध्यान से पढ़ोगे, नोट करोगे, तब बता पाओगे। उसे अच्छे से टाइम टू टाइम रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, तभी बता पाओगे। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। अब हम लोग एक प्रयोग समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं ऑस्टेट का प्रयोग। देखो इसको आपको समझना जरूरी है, और मैंने आप लोगों को एक थ्योरी के रूप में बहुत ही अच्छे से लिखा है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लेते हो, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, तो आप लोग इसे आसानी से लिख दोगे, ठीक है। तो इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर आप लोग इसे आसानी से नोट कर लेना, और ना समझ में आए तो नोट कर लेना, ठीक है। और समझ में आ जाए तो खुद नोट कर लेना, मतलब अपने दिमाग से। तो देखो यहाँ ऑस्टेट का प्रयोग आप लोग समझ लो, ठीक है। इसको मैंने वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ऐसे समझा दिया है। तो आप लोग ध्यान से समझ लो। फिर इसके बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण नियम आएगा, ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम। तो पहले आप लोग इसे समझ लो। ये जो बायो-सेवर्ट का नियम है नहीं, इसको मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। और हाँ, ये आप लोगों की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो पहले आप लोग ऑस्टेट का प्रयोग समझ लो, फिर उसे समझ लेना, फिर ऐसे हम लोग आगे सब कुछ टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। देखो जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, अगर हम एक मैग्नेट रख दें तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। लेकिन देखो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ही होगा, ठीक है, ये आप लोग समझ रहिए। ठीक इसी प्रकार एक चालक के चारों ओर जिसमें विद्युत धारा बह रही है, अगर एक चालक रख दिया जाए जिसमें विद्युत धारा जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट, वो बह रही है, फ्लो हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस संबंध में ऑस्टेट ने एक प्रयोग किया। मतलब आपको ये पता है कि चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन अगर हम एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो उसके चारों तरफ का क्षेत्र भी ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। तब इस संबंध में ऑस्टेट ने एक प्रयोग किया, जिसमें एक चालक तार एवी को, एक चालक तार लिया जो कि एवी था। चालक तार क्या था, एवी को कुंजी के द्वारा बैटरी के ध्रुव में जोड़ा। मतलब एक कुंजी लिया और उसके चालक एवी को बैटरी के ध्रुव से जोड़ दिया, ठीक है, बैटरी के ध्रुव से जोड़ा तथा इस तार को चुंबकीय सुई के ऊपर, सुई के समांतर रखा गया है। देखो यहां क्या किया कि ध्रुव में जोड़ा, तो फिर इस तार को चुंबकीय सुई के ऊपर, इस तार को चुंबकीय सुई के ऊपर सुई के समांतर रखा गया है, सुई के समांतर रखा गया है, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, जब एक तार में विद्युत धारा नहीं बहती है, जो दोनों सुई तार हैं, एक तो ये है, एक इसके ऊपर जो रखा गया है, अगर एक तार में विद्युत धारा नहीं बहती है तो सुई तार के समांतर बनी रहती हैं। अगर नीचे वाली सुई में अगर विद्युत धारा, जो तार है नीचे वाली, उसमें विद्युत धारा नहीं बहती है, तो जो ऊपर वाला तार है वो क्या होता है, समांतर बनी रहती है। मतलब जैसी हैं समांतर देखी गई हैं, रखा गया है, ठीक उसी प्रकार से बनी रहती हैं, कोई विक्षेप नहीं होता है। जैसे कुंजी को दबाकर तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वैसे चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है।
कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, आप लोग ध्यान से समझो। आप लोग एक चालक तार AB लिया, उसे बैटरी से जोड़ा, उसमें कुंजी लगाया, फिर क्या किया कि एक तार के समांतर एक तार और रख दिया। अगर नीचे वाली तार में आप विद्युत धारा नहीं प्रवाहित करते हैं तो जो ऊपर वाली तार है ना वो समांतर बनी रहती है, लेकिन जैसे ही हम लोग उस तार में विद्युत धारा नीचे वाले तार में प्रवाहित करते हैं, तैसे ही जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित हो जाती है, विक्षेपित होने लगती है। यदि परिपथ में धारा की दिशा को उलट दिया जाए तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। अगर हम लोग उस जो परिपथ है उसकी धारा, सुई है ना, सुई को ही मान लो, देखो यदि परिपथ में धारा की दिशा को उलट दिया जाए, यानी कि सुई को ही उलटोगे तो मतलब धारा की दिशा को हम लोग उलट दें तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। मतलब जो सुई जिस दिशा में था ना उसकी विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, अब कितना अच्छा है, समझ जाओगे। इससे स्पष्ट है कि गतिमान आवेश तथा अथवा आधार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र करेंगे, उत्पन्न करेंगे। चाहे वो गतिमान आवेश हो अथवा धारा हो, अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। ठीक है, यहां से कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि क्या है, जिस प्रकार चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो भी उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र ही स्थापित होगा। अब आपको समझना है, यदि एक सुई के ऊपर दूसरी सुई समांतर रख दिया जाता है और नीचे वाली सुई में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं, नहीं करते हैं, पहले हम लोग धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो ऊपर वाला तार जो है समांतर बना रहता है, लेकिन जैसे हम लोग नीचे वाली तार में धारा प्रवाहित करते हैं ऊपर वाली तार विक्षेपित होने लगती है, विक्षेपित होने लगती है। यदि धारा की दिशा उलट दिया जाए तो क्या होगा, धारा की दिशा अगर उलट दिया जाए तो विपरीत दिशा में विक्षेपित होने लगती है। इससे स्पष्ट है कि गतिमान आवेश अथवा धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। ये था ऑस्टेट का प्रयोग। अब इसमें ऐसा कोई बात है नहीं कि आपको कोई समझ में ना आए, एक पॉइंट की तरह याद करो, हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब ये नहीं कि आप लोग सीधा पढ़ते जाओ, नहीं आएगा। आप लोग जैसा मैंने बताया है उसी तरह एक दो बार इस वीडियो को पीछे करके अच्छे से समझ लो, फिर आपको आ ही जाएगा। आप लोग दोबारा लिखोगे कॉपी में, ठीक इसी प्रकार से जैसा मैंने लिखा है ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत। आई होप कि आप लोगों को ऑस्टेट का प्रयोग बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे हर एक चैप्टर क्लियर कराने वाला हूँ। अगला टॉपिक बायो-सेवार्ट का नियम, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट नियम है इस चैप्टर का, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए और बायो-सेवार्ट का नियम आप लोगों को समझ में भी आने वाला है। नाम है स्टूडेंट बायो-सेवार्ट का नियम। यहाँ दो वैज्ञानिक थे, बायो एंड सेवार्ट। ठीक है, पहले आप लोगों को मैं चित्र समझा देता हूं, फिर आप लोग इससे आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ बगल में, यहाँ जो मैंने गैप छोड़ा है ना, यहाँ चित्र समझा देता हूँ बायो-सेवार्ट के नियम का। ठीक है, आप लोग पहले ये डिजाइन बनाओ, ये ऐसा आप लोग जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा आप लोग बना लो। एक चालक तार ऐसे बना लो अपनी अपनी कॉपी में। ठीक है, और ये जो है चालक, धारावाही चालक है, इस धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये जो धारावाही चालक, इसका टॉपिक का नाम है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या फिर आप लोग इसे कह सकते हो बायो-सेवार्ट का नियम। तो मतलब ये ऐसे आप लोग बनाओ एक धारावाही चालक, और इसमें क्या कीजिए, इसकी जो पूरी लंबाई है ना, लेंथ, इसकी जो पूरी लंबाई है वो कितनी है, यहां से यहां तक पूरी लंबाई जो है ना वो क्या है, L है। क्या है, L है, स्मॉल l। पूरी लंबाई L है, लेकिन आप लोग यहां एक बिंदु P मान लीजिए, P एक बिंदु P है। ठीक है, बिंदु P है और यहां आप लोग इसे यहां से मिला लीजिए, इसे मिला लीजिए। तो यहाँ एक बिंदु P है और इसे यहाँ से मिला लिया, तो इनकी बीच की दूरी आप लोग मान लीजिए कुछ, क्योंकि अगर हम इनके बीच की दूरी r मान लेते हैं, स्मॉल r मान लो इसके बीच की दूरी, और इसमें से ये तो आपको पता ही है कि धारा फ्लो हो रही है, धारा जो है ना वो जा रही है ऐसे, और यहाँ आप लोग कोण मान लो थीटा, थीटा कोण मान लो। ठीक है, थीटा कोण, लेकिन यहाँ से यहाँ तक
देखो बीच में आप लोग मानना, यहाँ से यहाँ तक इनके बीच की दूरी मान लो डेल्टा एल, यानी कि अल्प दूरी। यहाँ हम लोग एक छोटी सी दूरी मानते हैं अल्प दूरी, मतलब पूरी दूरी तो एल है, लेकिन हम लोग बीच में एक छोटी सी अल्प दूरी मानेंगे डेल्टा एल। देखो हम लोग डेल्टा इसलिए लगाते हैं क्योंकि डेल्टा जो है वो अल्प दूरी को प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो अल्प दूरी डेल्टा एल मान लेते हैं। और यहाँ आप लोग यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ थीटा कोण बना रही है, ठीक है। चित्र में बस इतना ही है, और यहाँ समझ लो कि ये चित्र है, चित्र को आप लोगों ने देखा। अब आप लोग यहाँ बगल में पढ़ो जो मैंने लिखा है। जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें मैंने धारा आई एक चालक लिया और इसमें मैंने धारा आई प्रवाहित किया, यहाँ मैंने आई लिख दिया है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो चालक है ना, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेट फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सेवाल्ट ने 1820 ईस्वी में विभिन्न धारावाहिक चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया। मतलब इसका प्रयोग किया था किसने? बायो और सेवाल्ट ने, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कब किया था? 1820 ईस्वी में। और हाँ, चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया था। मतलब चालक जो होते हैं उनके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी के अध्ययन के लिए बायो सेवाल्ट ने यह प्रयोग किया था। अब देखो यहाँ मैंने छोटा सा टॉपिक लिखा है, धारावाही चालक की लघु आयु डेल्टा एल। जो यहाँ डेल्टा एल है, यहाँ डेल्टा एल लघु आयु यानी कि जो छोटी सी दूरी है डेल्टा एल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यहाँ आपको मैं टॉपिक बताऊंगा, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित बात क्या क्या है, यहाँ आप लोग समझ लो, ध्यान से समझना स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ जो आपका चुंबकीय क्षेत्र V से डेल्टा V जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V ये बराबर किसके होता है? ये सॉरी बराबर नहीं, ये अनुक्रमांकपाती होता है धारा I के। ये जो होता है धारा I के अनुक्रमांकपाती होता है, समझ लो। ऊपर लिख देना चुंबकीय क्षेत्र धारा I के अनुक्रमांकपाती होता है, या ये सब मत लिखना, जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसा लिखना है, और इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो जैसा मैंने दिया है। यहाँ आप लोग क्या कीजिए, यहाँ जो डेल्टा V होता है हर जगह डेल्टा V ही होगा समानुपाती, और ये जो होता है समानुपाती होता है, वहाँ डेल्टा L हो गया। अब आपका बचा धारा I हो गया, तो अब आपका डेल्टा L, ठीक है, इसके अनुक्रमांकपाती होता है। फिर ये जो आपका है डेल्टा V, ये अनुक्रमांकपाती होता है साइन थीटा, जो कोण बना है, अभी मैं चित्र में समझाता हूँ। फिर जो आपका डेल्टा V होता है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमांकपाती होता है। समझो, चित्र में जो है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय जो आपका उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है V, वो क्या होता है, ये जो देखो धारा I के अनुक्रमांकपाती, और यहाँ डेल्टा L के अनुक्रमांकपाती, और साइन थीटा के अनुक्रमांकपाती, और इसकी दूरी जो बीच की दूरी R है, इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमांकपाती होता है। सॉरी स्टूडेंट, ये सब अनुक्रमांकपाती होते हैं, धारा I के अनुक्रमांकपाती और साइन थीटा के अनुक्रमांकपाती और डेल्टा L के अनुक्रमांकपाती, और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमांकपाती होता है, किसके? R के, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक इक्वेशन का नाम दिया था, और यहाँ आपका इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर। यहाँ मैंने 4 समीकरण बनाया, 4 इक्वेशन बना दिए हैं, ठीक है। अब 4 इक्वेशन हैं, तो यहाँ आप लोग लिख लो समीकरण 1, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। मतलब आपके पास 4 इक्वेशन है ना, तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 व 4 से आप देखो। अब यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, डेल्टा V आप इधर रखो, सबकी बराबर इधर डेल्टा V है तो डेल्टा V रखो, और अनुक्रमांकपाती चिन्ह सब जगह लगा हुआ है, तो अनुक्रमांकपाती चिन्ह लगा लो, और यहाँ आप लगा लो I, देखा करो I है पहला, फिर डेल्टा L है, फिर यहाँ साइन थीटा है, फिर ये जो है ना ये नीचे चला गया है, 1 से गुणा होगा ऊपर तो कोई दिक्कत है नहीं, 1 से गुणा होगा तो कुछ नहीं होगा। R स्क्वायर वर्ग है, वर्ग यानी कि R स्क्वायर, ठीक है।
अब अगर हम यहाँ अनक्रमांकपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक यहाँ नियतांक जुड़ जाता है, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई, ठीक है, मतलब नियतांक जुड़ जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। ये तो नहीं पता कि क्या जुड़ेगा, तो अब आप लोग जान लो म्यू नॉट बटा 4 पाई जुड़ेगा, डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है। यही होता है बायो-सेवर्ट का नियम, जहां आपका म्यू नॉट बटा 4 पाई अनक्रमांकपाती नियतांक है। क्या है? अनक्रमांकपाती नियतांक। और जो ये म्यू नॉट है ना, को निर्वात की चुंबकीयशीलता कहते हैं, चुंबकशीलता। जो यहां समझ लो, यहां जो है ना ये म्यू नॉट, इसे हम लोग कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, इसे हम लोग निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है। और यहाँ आप लोग थोड़ा सा समझ लो कि यही है बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है, और यही इसका सूत्र है। ये तो आपको समझ में आना चाहिए, बस यही आपको प्राप्त करना था, ठीक है। इसका हमें बहुत बार प्रयोग है इस लेसन में, तो इसे आप लोग कई बार रिवाइजन कर लो। यहाँ जो म्यू नॉट बटा 4 पाई होता है ना, इसका मान होता है 10 की घात -7। और अगर हम यहाँ म्यू नॉट के मान की बात करें तो यहाँ होगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन मीटर, सॉरी स्टूडेंट, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, या फिर आप लोग इसे वेबर कह सकते हो। ये था स्टूडेंट बायो-सेवर्ट का नियम, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट नियम था। ये इस लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे अच्छे से पूरा चैप्टर समाप्त करूँगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान से देखते रहिए। अब हम लोग अगला टॉपिक है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसमें जो 2 नियम है ना, यहाँ नियम नंबर 1 लिखूंगा, यहाँ नियम नंबर 2 लिखूंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 12 स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए इसकी दिशा को, ठीक है। यहाँ जो 2 नियम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 नियम है, ठीक है। तो पहले आप लोग समझ लो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए वीडियो को ध्यान से, ठीक है, मिस मत कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ धारावाही चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित 2 नियमों से ज्ञात किया जा सकता है। मतलब निम्नलिखित 2 नियमों में से किसी भी एक नियम को लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। मतलब 2 नियम मैं दूंगा और इन दोनों नियम में से किसी एक नियम को लगा लो और चुंबकीय क्षेत्र जो है ना उसकी दिशा ज्ञात हो जाएगी। अब नंबर 1 नियम आप लोगों को मैं बता दूं। अब नियम पहले समझ लो कौन कौन सा है, ठीक है। नियम को आप लोग समझ जाओगे तो फिर तो आपका काम ही बन गया। देखो नंबर 1, दाएं लिखा हुआ है, लेफ्ट, दाएं। दाएं हाथ के हथेली का नियम, दाएं हाथ के हथेली का नियम, दाएं हाथ याद रखना के हथेली का नियम, और दूसरा है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। आई होप कि इन दोनों में से कोई एक आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, बताओ, ठीक है। क्लास 10th की पूरी तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे दूसरे चैनल श्रवण लेक्चरर पर जा सकते हो। अपने छोटे भाई बहन या फिर आप लोग अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कि आप जो मैं बाबा स्टडी सेंटर से तैयारी कर रहा हूँ वो दूसरा चैनल श्रवण लेक्चर पर क्लास 10 की और बाबा स्टडी सेंटर पर क्लास 12 की पूरी तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो क्लास 10th के बच्चों को बता देना, ठीक है। यहाँ दाएं हाथ के हथेली का नियम, सेकंड है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। देखो पहले हम लोग समझेंगे, यहाँ पहला नियम हम लोग समझेंगे ये कौन सा, दाएं हाथ के हथेली का नियम, फिर दूसरा समझेंगे दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो पहले आप लोग समझ लो दाएं हाथ के हथेली का नियम। देखो इतना बड़ा नियम है, समझाऊंगा मैं, ठीक है, दिक्कत नहीं लेने को। देखो दाएं हाथ के हथेली का नियम मतलब आपको दायां हाथ लेना है और दाएं हाथ के हथेली का नियम इसे कहते हैं। देखो यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं, यदि हम अपने दाएं हाथ, कौन सा हाथ, दाएं हाथ के पंजा, ठीक है, दाएं हाथ का पंजा
को इस प्रकार फैलाएं, आप उसे फैला लो जैसा मैं बता रहा हूं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा आई को, ठीक है, जो अंगूठा होना, ये अंगूठा बहने वाली धारा आई की दिशा को बताए। जो चालक है ना उसमें बहने वाली धारा आई की दिशा को तथा फैली हुई जो और उंगलियां है ना, शेष 4 उंगलियां, फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। और जो बची हुई फैली हुई उंगलियां हैं वो उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर हमें धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इतना इजी है। अगर आप अपने देखो यहां मैं सीधा कर लूं, देखो यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा आई की दिशा तथा फैली हुई अंगुलियां जो है ना उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर हमें धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने वाली दिशा जो होगी वही होगी V की दिशा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। अगर जो धक्का देंगी ना, देखो जो तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने वाली दिशा, अगर जो हथेली के लंबवत हथेली से जो धक्का देने वाली दिशा है वही आपकी V की दिशा को व्यक्त करेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। ये था पहले दाएं हाथ के हथेली का नियम। अब हम लोग देखेंगे दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। देखो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम देखो ये है कि यदि हम पेंच कसते समय जो पेंच होता है, पेंच में जो नोक होता है, अगर उसमें हम पेंच कस को डालें, ठीक है, जो नोक है मतलब ऐसे पेंच होता है, देखो यहाँ समझ लो ये पेंच है और इसमें ये थोड़ा सा फटा हुआ रहता है। अब इसमें अगर हम क्या डालें, जो पेचकस होता है उसको डालकर कसें, ठीक है, उसको इसमें डालकर ऐसे कसा जाए, ठीक है, ऐसे मतलब ये समझ लो कि पेचकस है और यहाँ पेंच रहे और ऐसे कसा जाए, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो यदि हम पेंच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में, मतलब आपको अपने दाएं हाथ में पकड़ना है, ठीक है, पेचकस को दाएं हाथ में पकड़ना है, पकड़कर इस प्रकार घुमाएं, मतलब ऐसे पेचकस पकड़ो और इस प्रकार घुमाओ कि नोक जो होगा चालक में बहने वाली धारा आई की दिशा में आगे बढ़ेगी। जो ये इसका नोक होगा, ये जो नोक, ये बहने वाली धारा आई की दिशा, जो बहने वाली धारा आई की दिशा में आगे बढ़े, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, मतलब अगर हम ऐसे घुमाएं तो जिस दिशा में अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल की दिशा को बताएगी, या वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो वही जो होगी आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, ठीक है। ये था हमारा 2 इंपॉर्टेंट नियम। नंबर 1 दाएं हाथ के हथेली का नियम, नंबर 2 दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो यहाँ से आई होप कि आपको दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। देखो हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट और सब कुछ ऐसे प्रोवाइड करता रहूँगा। अगला टॉपिक है धारावाही वृत्ताकार लूप। धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये मैंने एक लिया है वृत्ताकार लूप। धारावाही, इसमें धारा प्रवाहित की जा सकती है, वृत्ताकार है, देखो वृत्ताकार लूप है, एक लूप है और इसमें हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे V। कुछ नहीं है, ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं है, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो बहुत हार्ड लगेगा, ठीक है। देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ से हम लोग, यहाँ केंद्र O है, केंद्र O है, ठीक है, यहाँ से हम लोग एक कोण बनाएंगे अल्प दूरी पर, यहाँ ऐसे बना लो और यहाँ ऐसे बना लो, ये ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है ना, ये इनके बीच की दूरी उसे डेल्टा L मान लो, यानी कि अल्प दूरी है। केवल इतना ही बता रहा हूँ, इतना ही। अल्प दूरी है ना, छोटी दूरी है ना, इसके सबके मुकाबले, इन सबके मुकाबले छोटी है, तो इसलिए इसको डेल्टा L मान लिया गया है। और यहाँ आप लोग इसको 20 से भी मिला लो, ठीक है। और इनके जो यहाँ केंद्र से दूरी होगी, त्रिज्या की दूरी A होगी,
ए, ठीक है, स्मॉल ए। और यहाँ आप लोग यहाँ से ऐसे धारा जाएगी, धारा आई, ठीक है, और यहाँ ऐसे जाएगी धारा आई, ठीक है। और यहाँ आप लोग ऐसे गुणा का चिन्ह बना लो, कैसे, यहाँ से मिलती हुई जाए ऐसे, और यहाँ से ऐसे निकाल लो। इस प्रकार से आपको चित्र को बनाना है, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको यहाँ डेल्टा एल मान लेना है, और यहाँ आपको धारा आई बह रही है, और यहाँ त्रिज्या ए मान लेना है, केंद्र ओ मान लेना है, और इसे बनाओ चाहे ना बनाओ, ठीक है, गुणा वाला, ठीक है। अब आपको लिखना है माना तार ए मीटर की त्रिज्या में मुड़ा है। जो तार है ना, इसकी त्रिज्या कितनी है, ए मीटर है, ऐसे मुड़ा हुआ है, ए मीटर की त्रिज्या में मुड़ा हुआ है, जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। इसमें जो है ना, ये देख लो, आई एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। लूप जो है ना, उसकी केंद्र ओ पर, यहाँ हमें वी ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो आप लोग समझ लो इजी है, बायो सेवार्ट का नियम याद कर लो, क्योंकि उसी के द्वारा ज्ञात होगा, ठीक है। बायो सेवार्ट का नियम अभी ना याद हुआ हो तो वीडियो को पीछे कर लो, बायो सेवार्ट का नियम समझ लो, क्योंकि उसी के द्वारा ही हम लोग ये ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख लो, माना बहुत छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है। जो लूप है ना, बहुत छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है, जिसमें प्रत्येक खंड की लंबाई डेल्टा एल है। मतलब उसमें अगर बात की जाए, प्रत्येक खंड की लंबाई जो है ना, अल्प लंबाई डेल्टा एल है। प्रत्येक खंड मतलब कुल की बात नहीं की जा रही है, कुल तो एल होगा, लेकिन कुल जो होगा, कुल दूरी जो होगा वो स्मॉल एल होगा, ठीक है। लेकिन हम एक छोटी सी दूरी की बात कर रहे हैं, अल्प दूरी, तो वो होगा कितना, डेल्टा एल। तब बायो सेवार्ट के नियम से, तब आपको बायो सेवार्ट का नियम लगाना है। और बायो सेवार्ट का नियम मैंने क्या पढ़ाया था, और हाँ ये याद रखना, बायो सेवार्ट का नियम केवल अल्प दूरी के लिए लगता है, इसलिए हम लोग डेल्टा वी लिखते हैं, ना कि वी, केवल डेल्टा वी लिखते हैं। तो देखो डेल्टा वी, यहाँ क्या लिखते हैं, डेल्टा वी बराबर है, क्या पढ़ा था अभी बायो सेवार्ट का नियम, बताओ, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा। देखो यही पढ़ा था, ये द्विघात होता था, इसलिए आर स्क्वायर हो जाएगा। यही पढ़े थे ना बायो सेवार्ट का नियम, तो ये था बायो सेवार्ट का नियम। अब देखो यहाँ मैंने कुछ लिख दिया है, जब थीटा अवयव डेल्टा एल हो तो वृत्त के केंद्र से मिलने वाली रेखा का कोण है थीटा 0-90 डिग्री। देखो जो थीटा है 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि परिधि जो परिधि होता है वो परिधि है ना, गोला है, तो परिधि प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के लंब रूप होती है। लंब रूप का अर्थ लंबवत होती है, लंबवत होगी तो डेल्टा का मान 90 डिग्री होगा लंबवत होने पर। तो अगर यहाँ हम लोग 90 डिग्री रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बताओ। अगर 90 डिग्री रखोगे तो मान 1 होगा 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का मान 1 होगा, तो गुणा होगा तो कुछ नहीं होगा, तो गुणा होगा तो बात वही होगा, डेल्टा वी। और यही रख लो, म्यू नॉट बटा 4 पाई, और यहाँ आपको आई रखना है, डेल्टा एल साइन थीटा का, साइन थीटा 90 डिग्री रखोगे उनका मान 1 हो जाएगा, और यहाँ आर स्क्वायर। तो ये था आपका जो, मतलब अगर हम उसको 90 डिग्री लंबवत होती है तो उसके 90 डिग्री चाहिए, तो यहाँ आपको ये मान मिलेगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ आप लोगों को समझना है, केंद्र पर पूरे लूप द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी अवयवों के चुंबकीय क्षेत्र के योग के प्राप्त होता है। देखो अभी तक हम लोग डेल्टा वी था, डेल्टा वी का अर्थ होता है छोटे के लिए, छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र। अब हम लोग पूरा बी करेंगे। अगर आप लोग पूरा बी करोगे तो यहाँ जो होगा सभी अवयवों का योग हो जाएगा, और योग का अर्थ होता है सिग्मा। सिग्मा का चिन्ह लगा दो, योग हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे किरचॉफ के नियम में भी हम लोग सिग्मा लगाते थे, याद कर लो। और या फिर आप लोग मैथ में तो पढ़े होंगे, जो बच्चे मैथ लिए होंगे वो तो जानते होंगे, या क्लास 10 तक मैथ पढ़े होंगे तो भी जानते होंगे। देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसे v इसलिए कर दिए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ लगाएंगे सिग्मा का चिन्ह, फिर हम लोग वो लिखेंगे ब्रैकेट में म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल अपान ए स्क्वायर। और यहाँ स्टूडेंट आप लोग समझ लो, बायो सेवार्ट का नियम मैंने लगाया था, यहाँ ए स्क्वायर कर लो, क्योंकि मैंने त्रिज्या को ए माना है।
अगर आप लोग आर माने होते तो आर स्क्वायर करते, लेकिन मैंने जो चित्र है ना उसमें त्रिज्या को ए माना है, इसलिए आप लोग इसे ए स्क्वायर कर लो। ठीक है, समझ में आया? आप लोग उसे ए स्क्वायर कर लो, जो मैंने बताया है इसे ए स्क्वायर कर लेना। ठीक है, आप लोग कर लिए होंगे। देखो आर स्क्वायर करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए स्क्वायर आप लोग रखो, क्योंकि बुक में आपके ए दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ए रख लो, तो यहाँ ए स्क्वायर रखिए। अगर हम देखो यहाँ v जो होगा वो बराबर होगा यहाँ जो म्यू नॉट अपान 4 पाई है ना, और आई अपान ए स्क्वायर, इसे बाहर कर लो, और यहाँ जो योग होगा वो केवल डेल्टा एल का होगा, और डेल्टा एल का अर्थ है यहाँ ये एक हिसाब से समाकलन है, तो यहाँ जो होगा वो डेल्टा एल जो होगा एल के बराबर हो जाएगा, और यहाँ एल यानी कि परिधि की एल तो वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई ए, आर की जगह ए रखो, ये तो आपको पता है, तो यहाँ आप लोग 2 पाई ए रखो, इसका मान होता है 2 पाई ए, क्योंकि ये डेल्टा एल से एल केवल हो जाएगा और एल का 2 पाई ए होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो ए से ए कट गया, 2 दूनी 4, 2 पाई बचा, 2 पाई नहीं बचा स्टूडेंट, केवल 2 बचा, पाई से पाई कट दो ना, तो v होगा म्यू नॉट बटा 2 इंटू आई अपान ए। ठीक है, अब यहां आप लोग इसे लिख लो न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, अब यहाँ आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी का है कि यदि तार में n फेरे हों, यदि तार में n फेरे हों तो आपको क्या सूत्र मिलेगा। अगर तार जो है ना कैपिटल n फेरा वाला हो, मतलब फेरा हो, तो सूत्र क्या मिलेगा, सूत्र आपको मिलेगा स्टूडेंट, सूत्र जो आपको मिलेगा वो b बराबर यहाँ वही चीज़ है म्यू नॉट, और यहाँ आपको n रख देना, क्योंकि n आई, क्योंकि यहाँ n से गुणा कर लेना जितना फेरा है, 2 फेरा है 2 से गुणा कर लो, 3 फेरा है 3 से कर लो, ठीक है, 4 है 4 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा मीटर। तो यहाँ अगर n फेरे हैं तो आपको ये सूत्र लगाना है। तो स्टूडेंट ये था हमारा धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम लोग देखो, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये हमारा था पार्ट 1 वीडियो। अगर पार्ट 1 वीडियो समझ में आ गया हो, बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, तो कमेंट करना पार्ट 2 वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो बनाने के लिए। और अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करना ना बनाओ। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो ना कि मैं खुद पार्ट 2 और कम से कम 1 घंटे का पार्ट 2 बना दूँ। तो स्टूडेंट, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।